तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी में अगला पार्ट। पर यह सब तो मैंने केवल सुना था, देखा था। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। यानी कि भग्नावशेषों का मतलब होता है यानी कि खंडर या टूटे फूटे हिस्सा। यानी कि उस समय लेखिका कह रही है कि मैंने देखा था कि पिता जो है टूटे फूटे जो है और हिस्से में खंडर में रहते थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसलों से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने जो उन्हें और यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, यानी कि इसके कारण उनको प्रशंसा मिली, सम्मान मिला, लोकप्रियता मिली, पर अर्थ नहीं, यानी कि उनको जीने का आधार नहीं मिला। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही जो है उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि यही से जो है उनको सम्मान और यश की प्राप्ति तो हुई, लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक जो है विश्वापारित उनका उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम जो अपने बच्चों को अपनी आर्थिक जो व्यवस्थाओं का भागीदारी बनाएं। यानी कि लेखिका कह रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को जो इसमें शामिल नहीं किया कि वो तो कम से कम जो उस आर्थिक स्थिति में उनका साथ दें। नवाबी आदतें, यानी कि वही दिखावे वाले दिन, अधूरी महत्व का अंशाएं, यानी कि अधूरी इच्छाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर के हमेशा माँ को कपपाती और थरथराती रहती थी। यानी कि जब भी वह और इस आर्थिक स्थिति में अपने आप को जो है और पिछड़ता हुआ पाते, तो वह सारा का सारा जो है क्रोध और गुस्सा और उनकी माँ पर निकालते। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी, जिन्होंने आंख मूंद करके सबका विश्वास करने, यानी कि उन्होंने लेखिका ने कहा कि अपनों के हाथों जो विश्वासघात होता है धोखा, यानी कि धोखा देने की जो है तरक्की और उनके पिता से और उनकी माता को जो देखने में मिली। यानी कि उनके पिताजी जो थे और उनकी माता के साथ और दुर्व्यवहार करने लगे। किए जाने वाले पिता को बाद में जो के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब हम लोग भी उसकी चपेट में आ ही जाते, और पिता इसके कारण और शक्की स्वभाव के हो गए, जिसके कारण और वह लेखिका कहती है कि हम भी बार बार उनके शक के जो है कुप्रभाव से न बच पाए। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए गा रही हूँ, यानी कि अपने पिता की कहानी में इसलिए कह रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, यानी कि उनके गुणों का गान करना है। बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, यानी कि कौन सी उनकी कमियां थी जिनको मैंने भी अपने जीवन में ढाल लिया, या कि अनजाने अनचाहे किए गए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया, यानी कि जाने में या अनजाने में, और उन्होंने जो हमारे साथ व्यवहार किया था और उस व्यवहार के कारण जो है मेरे अंदर भी ऐसी भावनाएं पनपने लगी। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वच्छ और जो हसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक वे मुझसे उभर नहीं पाई हैं। यानी कि लेखिका कह रही है कि मेरे पिताजी की एक कमजोरी थी कि गोरे रंग को वह पसंद करते थे। मेरी बहन थी जिसका नाम था सुशीला, वो जो है बहुत गोरी थी, जिसके कारण वह उनकी प्रिय रही, और उनकी तुलना में मैं जो है काले रंग की थी, जिसके कारण हीन भावना से जो है वो मुझे देखा करते थे। और आज मैं सब कुछ जो प्राप्त करके भी जो है और अपने पिता की इन भावनाओं से उभर नहीं पाई हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। यानी कि जिस तरीके से मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते, जिसके कारण मैं अपने आप को ही जो है और कोसती रहती, और आज मैंने भले ही तरक्की कर ली हो, लेकिन उस भावना से मैं नहीं निकल पाई हूँ। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर
मैं कभी जो है और भना भना जाती थी, आज एकदम अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी सच्ची स्वभाव की जो है और झलक ही दिखाई देती है। यानी कि लेखिका कहती है कि पिताजी के सच्चे स्वभाव के कारण जो मैं कभी कभी और उनका विरोध भी कर लिया करती थी, लेकिन उनके टूटते हुए जो विश्वासों को और आज भी जो मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि आज भी मेरे पिताजी मुझे शक की दृष्टि से ही देखते हैं, भेदभाव की दृष्टि से ही देखते हैं। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी जो है और पीड़ा से उपजा शक होश संभालने के बाद ही, और जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, यानी कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान हुआ है, उसके बाद में पिताजी से मेरा वाद विवाद हमेशा चलता रहता। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, यानी कि न जाने कितने जो गुण और अवगुणों का प्रभाव जो मेरे ऊपर है, कहीं कुंठाओं के रूप में, यानी कहीं जो पुरानी अंधविश्वास परंपराओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं पर दूसरों के साथ मेरी तुलना के रूप में, कहीं प्रतिच्छाया के रूप में, और कहीं जो है दूसरों के सम्मान न बता करके केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर जो अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने को, क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा है। यानी कि वह इस बात को नकार नहीं सकते कि उन्होंने अपनी इस पुत्री को, यानी कि लेखिका को, किस कदर जो है तोड़ रखा है, यानी कि अंदर से ही उसका विश्वास तोड़ दिया है, और आज भी उनके पिताजी के प्रति वह जो भावनाएं और हमेशा जो है हृदय में जो घर कर बैठी हैं। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, यानी कि समय के अनुसार चाहे हमारी सोच क्यों न बदल जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्ति तो नहीं मिल सकती। यानी कि भले ही जो है परिस्थितियां कैसी हो, समय का बदलाव चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन लेखिका कह रही है कि मैं पूरी तरीके से उन बातों को कभी नहीं भुला सकती। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, यानी कि माँ जो है पिता के बिल्कुल विचारों के विपरीत, जो कि अनपढ़ थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य, यानी कि धरती जिस तरीके से सब कुछ सहन करती रहती है, उससे भी ज्यादा वह सहन करती थी, और सहन शक्ति थी उनमें शायद। पिताजी की हर जो है ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझ करके बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। यानी कि जितनी भी जो उनके पिता के प्रति जो भी प्राप्य होता है, मिलने वाली योग्य वस्तुएं थी, वह उसको भाग्य समझ करके और ग्रहण कर लिया करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा भी नहीं, केवल दिया ही था सबको। हम भाई बहनों का सारा लगाव, यानी कि शायद सहानुभूति से ही उपजा था, माँ के साथ था, लेकिन निहायत ऐसा है मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी कि हम भाई बहनों में जो आपस में लगाव था, वो भी एक अकारण ही उपज गया, यानी कि भगवान की ही देन थी हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार, बल्कि मेरी माँ का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। मेरा आदर्श लेकिन मेरी माँ नहीं बन सकी, न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जाने दीजिए इन बातों को, जो भी हो। अब यह प्रेतक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ, यानी कि अपने पिता की जो बातें थी वो यही पर खत्म कर करके मैं अपने बारे में कहती हूँ या अपने बारे में सुनाती हूँ। 5 भाई बहनों में से मैं सबसे छोटी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी, और उनकी एक धुंधली सी याद आज मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेलने, सतलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लों, जो कमरों में गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए, यानी कि ये खेलों के नाम हैं। और वो बता रही है कि इन सब खेलों को मैं आज भी याद करती हूँ। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खेला करती थी। यो खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी जो खेला, और पतंग उड़ाने, कांच पीस करके मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा थी घर में, यानी कि भाई जो थे वो घर से बाहर, बल्कि हम जो 4 दीवारी के अंदर ही खेलने का काम किया करती थी। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारों
दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। यानी कि अड़ोस पड़ोस की जो मकानों की दीवार थी वो सटके रह थी और एक छत दूसरे छत से मिली हुई थी, जिसके कारण घर के सीमाएं समाप्त नहीं होती थी। इसलिए मोहल्लों की किसी भी जो घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवारों का हिस्सा ही बन गए थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है, यानी कि शिद्दत होता है प्रबलता या कष्ट के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव ने महानगरों को, प्लेट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से और अलग कर करके हमें कितना संकुचित कर दिया है, यानी कि हमें कितना जो है और सिमेट दिया है, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पत्र इसी मोहल्ले के हैं, यानी कि इसी मोहल्लों पर कम से कम मैंने 1 दर्जन लोगों के जीवन पर कहानियां लिखी हैं। आज मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उसमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही बड़ी हुई हूँ, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय ही हुआ था। इतने वर्षों के अंतराल में भी जो उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद, यानी कि महाभोज इन्होंने एक उपन्यास लिखा और कहते हैं कि इतने वर्षों के बाद में और एकाएक जीवित हो उठे, और यह मेरे लिए नहीं बल्कि आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य मेरे जीवन का। अगले वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट।